नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूँ। और सभी बच्चे आ गए हैं। बिल्कुल, सतपाल राम राम भाई, रजनी राणा राम राम, शालू, कुलदीप जागलान नमस्ते। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। बिल्कुल भी, चलो करें शुरू। सभी बच्चे आ गए हैं पहले से ही क्लास में। ओके, आज हम जो नदी पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप शुरू करें और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी, आपको याद है कि यहाँ हमारी एक पर्वत श्रेणी थी लद्दाख, और उसमें एक झील थी मानसरोवर। मानसरोवर झील थी आपकी, मानसरोवर झील। और उस मानसरोवर झील में भी यदि हम बात करें तो उसको तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। और उस मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है, चेमा युंगडुंग हिमनद। चेमा युंगडुंग हिमनद, यहाँ ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग हिमनद। और इस चेमा युंगडुंग हिमनद से आपकी एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके भी, प्रियंका नमस्ते बेटा, थैंक्स। चलो करें शुरू। हमारी नदी इस चेमाडुंग युंगडुंग हिमनद से निकलती है, और इधर हिमालय उधर कुनलुन, और उन दोनों के बीच में ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है। और फिर यहाँ पे एक गोर्ज बनाती है। और कहाँ बनाती है? नामचा बर्मा चोटी के पास। नामचा बर्मा के पास खड़ा मोड़ बना के और आपके भारत में प्रवेश कर जाती है। और भारत में अरुणाचल में बहती है, फिर असम, असम में मैदान में आ जाती है सदिया, और फिर धुबरी तक बहती है। और फिर गारो खासी के पास से, गारो पहाड़ी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और उधर बांग्लादेश में एक नदी आती है आपकी, ये वाली गंगा, गंगा नदी आती है, गंगा नदी आती है। और ये दोनों मिलके देखो कितनी शाखाएं बनी हुई हैं आपकी, ये सब शाखाएं आपको दिख रही हैं। और ये गंगा नदी थी, गंगा, बिल्कुल ये गंगा नदी आपकी यहाँ से बहती है। ओके, और देखिए आप बात को समझिए कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है। तो शुरुआत हुई कि कहाँ से निकलती है? कैलाश श्रेणी। इस मानसरोवर श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। अच्छा, हमारे जिसको लद्दाख श्रेणी कहते हैं, हमारे भारत में जिसको लद्दाख श्रेणी कहते हैं, उसी श्रेणी को तिब्बत में कहते हैं कैलाश श्रेणी। और उस कैलाश श्रेणी में एक झील है मानसरोवर झील। उस मानसरोवर झील से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आपके जैसे निकलती है तो सबसे पहले आपको पता होगा इधर पर्वत है, इधर पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है मुख्य हिमालय, और ऊपर कुनलुन हिमालय है। उन दोनों पर्वतों के बीचों बीच बहती है, तो इसका नाम होता है अनुदैर्घ्य घाटी। ये अनुदैर्घ्य घाटी से बहती है। बेटा जब पर्वत सामने होता है तो अनुप्रस्थ होता है, और दोनों पर्वत बराबर में होते हैं, बीच से बहती है तो अनुदैर्घ्य होती है। तो ये अनुदैर्घ्य घाटी से बहती हुई और आपके कहाँ होती है? तिब्बत में बहती है। और फिर हमारे नामचा बर्मा चोटी के पास, नामचा बर्मा, इधर चोटी का नाम है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा हमने पढ़ा भी था, हिमालय नंगा से नामचा बर्मा तक फैला है। नामचा बर्मा चोटी के पास खड़ा मोड़ बनाकर गोर्ज बना के भारत में प्रवेश करती है। ये गोर्ज क्या होता है बेटा? जब कोई भी नदी एक पर्वत को एकदम आई अक्षर के आकार में काट दे, ये पर्वत है और ये एकदम आई अक्षर के आकार में काट दे, तो उसका नाम होता है गोर्ज। तो ये एक गोर्ज बना के भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये आपके सदिया से धुबरी के बीच मैदानों में बहती है, और फिर आगे गारो खासी के, गारो पहाड़ी के पास से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में इसमें एक नदी मिलती है तिस्ता। तिस्ता, जैसे तिस्ता मिलती है इसका नाम हो जाता है जमुना, जमुना नाम हो जाता है। और इसके बाद इधर से पद्मा मिलती है, पद्मा।
और पद्मा मिलने के बाद इसका नाम होता है मेघना। और ये सब बातें हम गंगा नदी में कर चुके हैं। और असम में इस नदी के मार्ग में ढाल बहुत कम हो जाता है, इसलिए नदी द्वीप बनाती हुई बहती है। और यहाँ पे एक नदी द्वीप बनाती है मांजुली, मांजुली असम में। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यदि क्लास कोई थोड़ी बहुत रुक रही है तो उसका कोई सॉल्यूशन इधर से नहीं हो सकता। जो भी है, जैसा भी रीजन रहा है वो आपके पास से ही रहा है। ओके, इस बात को और समझ गए आप। चलो अब मैं शुरू करता हूं ब्रह्मपुत्र नदी की बात। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, तो आपको बताना है उद्गम कहां से होता है। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी तिब्बत में, कैलाश श्रेणी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से 3 नदियां हो गई। एक तो हो गई आपकी इधर से सिंधु, इधर से सिंधु हो गई, आपको याद होगा। और एक आपकी यहां से हो गई सतलज, कौन सी हो गई थी, सतलज। और एक अभी आपकी हो गई ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदियां भारत की जो होती है बेटा। तीस्ता लेफ्ट साइड से कहां हुई, राइट साइड से हुई। सर नेट में कोई दिक्कत है क्या, क्लास तो रुक रही है। ओके चलो अब अगली बात पे चलते हैं बेटा। तीस्ता लेफ्ट साइड से कहां हुई, जिधर नदी जा रही उधर मुंह कर। ये आपका कौन सा भाग होगा, राइट भाग होगा, बिल्कुल भाई। तो मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट क्या है, चेमा, चेमायुंग तुंग हिमनद से, हिमनद से निकलती है, चेमा योंगडुंग हिमनद से निकलती है। ये आपकी याद रखनी है, चेमा योंगडुंग हिमनद से निकलती है। उसके बाद आपको बात बतानी है, यह पूर्व में अनुदैर्य, अनुदैर्य घाटी से बहती है। बेटा जब 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहेगी तो अनुदैर्य हो जाएगी। अनुदैर्य घाटी से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्पीड तो हमारी तरफ से एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्लास रुक रही है, ये बात सही है बेटा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ऐप में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल बातें हो सकती हैं। हाँ, ये अनुदैर्य घाटी से बहती है, कोई कोई बात नहीं, जितना एक बार समझ में आता उतना समझ लो। फिर भी दिक्कत रही तो फिर इसको दोबारा से अपलोड करवा देंगे क्लास को। ओके बेटा। हाँ, अगली बात, अनुदैर्य घाटी से बहती है। तिब्बत में इसे, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, सांगपो, सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। एकदम परफेक्ट है, अपलोड की ओर चेक कर दे। हाँ, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो का अर्थ, अच्छा ये बात जो होती है ना, वो हमारे भारत में एक बड़ी समस्या है। ट्रेडिशनल बात लोग बहुत बताते हैं, वो कहते हैं सांगपो का मतलब सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली नदी। नहीं भाई, सांगपो का अर्थ होता है शोधक, शोधक। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए ना सांगपो का अर्थ क्या है, शोधक, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आपके तिब्बत में होता है सांगपो। केवल और केवल असम में ब्रह्मपुत्र नाम होता है, और अरुणाचल प्रदेश में नाम होता है दिहांग, दिहांग या दिबांग। और बांग्लादेश में होता है जमुना। सांगपो, दिहांग, दिबांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं बातों से पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पे क्या कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके भी। उसके बाद मैं आपको अगली बात पे लेके चलता हूं। यह गंगा में मिलने वाली,
गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ये बात ध्यान रखना बेटा, सबसे लंबी सहायक नदी में कल से लगातार जब से गंगा नदी पढ़ा रहा हूं बार बार बता रहा हूं, जब ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में आ जाएगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र होगी, नहीं तो यमुना होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा, तो हम अगली बात पे चलते हैं। उसके बाद हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बाढ़, हाँ, आप कोई भी नदी को बाढ़ के हिसाब से देखोगे तो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ वाली नदी है, बिल्कुल बाढ़। मार्ग परिवर्तन व तटीय अपर्दन, तटीय अपर्दन, तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। हाँ, के लिए जानी जाती है। मैंने एक बात आपको पहले दिन ही बता दी थी कि भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी, सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी चंबल और सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र। ये बातें मैंने आपको पहले दिन बता दी थी। इन बातों में कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ भाई, अब आपको एक बात याद रखनी कि तिब्बत में इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है रागो सांगपो। तिब्बत में एक, तिब्बत में वो भी किधर से मिलती है, वो इसके दाहिने तट से मिलती है, दाहिने तट से। हाँ, तिब्बत में, तिब्बत में इसमें रागोसांगपो, रागोसांगपो नदी मिलती है, नदी मिलती है, रागोसांगपो नदी मिलती है। ठीक बात है भाई। उसके बाद आप सुनिए, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु से 150 किलोमीटर दूर, सिंधु से 150 किलोमीटर दूर व सतलज से 35 किलोमीटर दूर से निकलती है, 35 किलोमीटर दूर से निकलती है। मतलब ये तीनों नदी पास पास से निकलती है, एकदम सही बात है। नामचा बर्मा के पास, नामचा बर्मा के पास खड़ा मोड़ बनाकर, खड़ा मोड़ बनाकर, एक बार फिर चित्र बनाऊंगा, खड़ा मोड़ बनाकर, गोर्ज बनाकर, गोर्ज, गॉर्ज या कैनियन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, गॉर्ज कैनियन बनाकर, बनाकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक बात है भाई। और आपको बता दूं अगली बात में, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग, दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं। ये इसके 3 नाम हो गए, लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। इतनी बातें क्लियर होगी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक बात है भाई।
उसके बाद मैं अगली बात पे चलता हूं। हाँ, अब इसकी सहायक नदी बता देता हूं आपको। सहायक नदी केवल हम भारत भारत में करेंगे, चलो फिर भी लिख देता हूं। बाएं तट की, बाएं तट की सहायक नदी। अच्छा, यदि कोई बच्चा एचटेट कॉमन वेज में पढ़ रहा है ना, तो इसमें एचटेट में बहुत सवाल आए हमेशा सहायक नदियों से। इसकी सहायक नदी बाएं तट की दिबांग या सीकांग एक ही नदी का नाम है। एक लोहित, एक बूढ़ी दीहिंग और एक धनश्री, ये 3 नदी है आपकी। दिबांग या सीकांग, दिबांग या सीकांग। दूसरी आपकी जो नदी है इसमें वो लोहित है, लोहित, लोहित। तीसरी है बूढ़ी दीहिंग, दीहिंग, बूढ़ी दीहिंग। और चौथी यहाँ की सहायक नदी है धनसरी, धनसरी। ये 4 आपकी इधर से आती हैं। और दाई ओर से, दाई ओर से, दाई ओर से कौन कौन मिलेंगी बताओ। सबसे पहले आपकी मिलेगी सुबनसिरी, सबसे ज्यादा बार यही आती है, सुबनसिरी, सुबनसिरी इंपॉर्टेंट है भैया, सुबनसिरी। उसके बाद कामेग, कामेग, कामेग। और तीसरी मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको पता होगा, मानस। और उसके बाद एक संकोस, संकोस। और एक आपकी कपिली नदी, कपिली, कपिली, कपिली नदी, कपिली नदी। आपको पता होगा कपिली कामरूप नगर कपिली नदी के किनारे ही तो है। कामरूप नगर, कामरूप नगर किस नदी के किनारे है? कपिली नदी के किनारे। ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें हैं, जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि चलो मैं जैसे दूर हटता हूं तुरंत लिख लिया करो, ज्यादा समय नहीं खर्च करना होता। हाँ, ओके, बिल्कुल नोट डाल के एक बात और लिखनी है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सदिया, सदिया से धुबरी के बीच, धुबरी के बीच मैदान से बहती है, मैदान से बहती है। ये दोनों तरफ असम के बाउंड्री पे सदिया से। हाँ भाई, सही बात है भाई, 6 नंबर। लेकिन वो हमारे कहाँ बांग उस वहां चली गई थी ना, बांग्लादेश में, तब हमने छोड़ दी थी। तिश्ता, तिश्ता भी दाई ओर से मिलती है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी, ये बार बार मैंने आपको पहले भी लिखा है। उत्तर के विशाल मैदान में ब्रह्मपुत्र का मैदान सदिया से धुबरी के बीच फैला है, ये बात हमने लिखाई है, लिखाई है ना। ओके, इसके बाद आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग में असम में, असम में ढाल अत्यंत मंद है, अतः नदी, अतः नदी अनेक द्वीप बनाती है, अनेक द्वीप बनाती है। मांजुली, मांजुली असम सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। अच्छा, एक बात और पता होनी चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजुली। कहाँ है? असम में। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, याद रखना। सदिया, सदिया अरुणाचल प्रदेश की और बॉर्डर पे पहले आएगा, फिर धुबरी आएगा, धुबरी अभी बताऊंगा। देखो ये नदी बह रही है, और जैसे ढाल कम आई तो ये नदी ऐसे 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 होने लगी, और ऐसे फिर ढाल तेज आते ही फिर इकट्ठी हो जाती।
ये एक नदी द्वीप जैसे ये बन गया, और एक आपकी जो नदी है वो इधर से ऐसे बह रही है, फिर यहां से आके नदी की फिर से आपकी दो शाखा बन गई। ये एक और नदी द्वीप बन गया। अच्छा, ये वाला आपका इधर से एक और नदी द्वीप बन गया। ऐसे नदी द्वीप बन जाते हैं ऐसे। ये आपका जैसे पानी आ रहा है, अभी दिखाते हैं आपका मामला पूरा सही। पानी यहां से आ गया, कुछ पानी यहां से आ गया, कुछ पानी चल के इधर आके फिर दो शाखाओं में बट गया, फिर नदी फिर एक हो गई। ये सब बीच वाले क्या बन गए? नदी द्वीप बन गए। ये आपके नदी द्वीप बन गए भी, नदी द्वीप। द्वीप, पानी चारों ओर नदी का है इसलिए नदी द्वीप बन गए। ये बात याद रख लेनी है आपको। ओके, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इस बात को ध्यान रखना भाई। हाँ, उबरी के पास गारो पहाड़ी के निकट से, गारो पहाड़ी के निकट से बांग्लादेश में प्रवेश, बांग्लादेश में प्रवेश। ठीक है भाई, बांग्लादेश में इसमें तिस्ता नदी मिलती है, तिस्ता नदी मिलती है। इसके बाद इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना हो जाता है। ढाका के पास, ढाका के पास, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के पास, ढाका के पास इसमें पद्मा मिलती है, पद्मा, पद्मा मिलती है। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, मेघना, मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना, मेघना कहते हैं। बात क्लियर है ना? मेघना कहते हैं। मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा डेल्टा बनाती है, तथा डेल्टा बनाती है। बेटा कल सारी बात जब गंगा नदी पढ़ाई तब करवा दी थी। डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अच्छा, लंबाई बताओ सर। कुल लंबाई बेटा 2900, 2900 किलोमीटर। और भारत में कितनी होगी रे? भारत में बताओ ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी होगी? 1448 किलोमीटर या 1340 किलोमीटर, दोनों आती है। तो 1340 किलोमीटर ज्यादा ऑथेंटिक है। 1448 भी आ जाती है कि भारत में 1448 है, ये वाली बात है। का बेटा एक बार क्लास स्टार्ट होगी, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बंद करके दोबारा चालू करें। अब बंद करके दोबारा चालू करने में कोई फायदा नहीं होता, इतना नुकसान हो जाता है, चीजें वापिस व्यवस्थित हो नहीं पाती। इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, बातें जितनी समझ में आई उतनी समझो, और जो नहीं समझ में आ रही फिर उनको हम क्या कर लेंगे, उनको हम
वीडियो कंप्लीट होने के बाद देख लेंगे। बस इतना ही सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। और अभी सही भी चल रही है, एक बार आप रिफ्रेश कर लो फिर सही चल जाएगी। हाँ, अभी हम जो नदियां पढ़ रहे थे वो हिमालय की नदियां पढ़ रहे थे। हमने मेनली जो नदियां पढ़ी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 नदी तंत्रों को हमने पढ़ा। आज अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां। अच्छा, दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय पठार की नदियां भी कहते हैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार है और यहां पर्वत कौन है, मान लो अरावली है, विंध्याचल है, आपके सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या इनमें से कोई भी पर्वत ऐसा है जिसके ऊपर बर्फ जमती है? सचिन बिल्कुल बेटा, तेरी बात को के ध्यान रखेंगे। हाँ, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, होता क्या है बेटा, बोले आप देखो, एक तो बोर्ड पे लिखना, एक अब एक कैमरे की तरफ नहीं देखें तो फिर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि सर हमें नहीं देख रहे, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर आप मतलब अटेंशन बना के नहीं रख पाओगे। तीसरी बात कमेंट देखना। चौथी बात नेट को देखना कि नेट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कई कई बार क्या होता है, ज्यादा ध्यान भटक जाता है तो फिर अपन बातें भूल जाते हैं कि क्या क्या लिखवा रहे थे, क्योंकि ये तो सब कंसंट्रेशन का खेल तो है ही, भाई पढ़ाना कंसंट्रेशन का ही खेल है। इसलिए कई बार ये वेट करना भूल जाते हैं कि मैं बल्कि लिखते ही हटता हूँ और फिर आपको ये मौका देता हूँ कि आप लिख लो और फिर मैं अगली बात पे दोबारा आता हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी अभी ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, क्या दक्षिण भारत में ऐसा कोई पर्वत है जिसके ऊपर बर्फ जमती हो? नहीं। इसका मतलब दक्षिण भारत में कोई भी नदी 12 मासी नहीं होगी। अब उसमें पानी रुका हुआ चलता रहे वो अलग बात है, जैसे नर्मदा नदी में पानी वर्ष भर रहता है। अब नर्मदा ठीक है बरस भर रहता है, लेकिन पूरे साल उतना पानी थोड़ी आता है जितना आना चाहिए, नहीं आता है, ये बात सही है। तो एक तो यहाँ की नदियां जो होंगी वो सीजनल होंगी, मौसमी होंगी, एक बात। दूसरी बात बेटा, ये सारी नदी 60 करोड़ साल से पहले से बह रही है, तो ये सारी बूढ़ी नदी है और इन्होंने अपने रास्ते को काट के समतल बना लिया है, अपने मैदान को पेनी प्लेन में कन्वर्ट कर दिया है। पेनी प्लेन का मतलब रास्ते में जो पहाड़ी वगैरह थी उनको काट के इन्होंने समतल कर दिया, ये बात भी सही है। तीसरी बात यह है कि इनमें गोर्ज गोर्ज अभी जो चित्र बनाया था, गोर्ज कैनियन वो नहीं बनेंगे, कहीं कहीं जल प्रपात बनेंगे। एक हिमालय से जो भी नदी आएगी, पर्वत से आई मैदान में आते ही विसर्प बनाएगी, ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे विसर्प बनाएगी। और यहां क्या होता है, नदी विसर्प नहीं बनता, ये बात भी जरूरी है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में। पहली बात, अधिकांश नदियां नदियां मौसमी हैं, मौसमी है, अधिकांश नदी मौसमी, छोड़ के नर्मदा को। हाँ, यहां की नदियां वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आ जाएगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। ये नदियां बूढ़ी हैं, बूढ़ी बूढ़ी है, बिल्कुल बूढ़ी है और लगभग लगभग अपने आधार तल का मतलब होता है कि जितना इनको अपर्दन करना था उतना कर चुकी हैं, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, बिल्कुल सही बात है। अगली बात, ये गोर्ज
जिस बच्चे को कोई बात का नहीं पता वो क्या होता है तो वो कमेंट करे। गोर्ज कैनियन नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। और एक बात और याद रखना, नदी विसर्प भी नहीं बनाएंगी, नदी विसर्प नहीं बनाती है। अच्छा, नदी विसर्प या मियांडर जानते तो हो ना, जब नदी ऐसे 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 बहे, ये हिमालय से आने वाली नदी ऐसे बहेंगी। ओके अरुणा बेटा, हाँ ये गॉर्ज कैनियन नहीं बनाती है, नहीं बनाती, ओके सही बात है, ये गॉर्ज कैनियन नहीं बनाती। उसके बाद आपको याद रखना है भाई मौसमी है, वर्षा के जल पे निर्भर है, बूढ़ी हो गई, आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, और आपके गॉर्ज कैनियन नहीं बनाती। ठीक है, ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें थी इससे संबंधित, इतनी बातें आप लिखो, तब तक हम अगली बात पे चलेंगे। हाँ भाई, ओके चलो चलते हैं अगली बात पे। अब हम चलेंगे नर्मदा नदी पे। बेटा ये भारत रहा, ओके, ये आपका एक पर्वत है विंध्याचल। कल मैंने आपको बताया था यहां एक पहाड़ी है, यहां एक पहाड़ी है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। हमेशा बात को एडवांस रिपीट करता रहता हूं मैं। यहां से एक नदी, कल आपको याद हो तो सोन नदी गंगा में चली गई थी, वहीं से ये आपकी नदी निकलेगी और यहां आ जाएगी। और आपको याद रखना है इसके जस्ट नीचे एक पर्वत और है, सतपुड़ा। ये सतपुड़ा पर्वत है, ये विंध्याचल। इसी विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकल के और ऐसे भी आएगी, और ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, ये 23.5 डिग्री को 2 बार काटेगी, और इसका नाम होगा माही। सोम और जाखम इसकी 2 सहायक नदी है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। बस इसमें इतनी काम की बात है, ये मैं आगे लिखवा दूंगा आपको। सीधा हम लेके चलेंगे नर्मदा पे, नर्मदा। अच्छा, आप लोग देखोगे तो भारत में एक तो नर्मदा बहती है ऐसे, और एक आपकी बहती है ताप्ती, ताप्ती, और एक इधर आके कर्नाटक में सरावती, सरावती। तो ज्यादा नदियां बहती नहीं है ऐसे, ये आपको याद रखना है। इस वाली का नाम क्या है, नर्मदा, और इस वाली का नाम है ताप्ती, और ये वाली है सरावती। बाकी नदियां जो है वो आप जो भी निकलेंगी ना इधर से, आप देखोगे तो वो इधर जाके ही गिरेंगी, वो इधर जाके ही गिरेंगी। आप देखोगे तो इधर जाके ही गिरेंगी, चाहे वो कोई भी नदी हो, इधर गिरेंगी। ये 2 इधर आती है, नर्मदा और ताप्ती। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नर्मदा की बात कर रहे हैं। आज डिस्टर्ब सही है क्लास, है ना, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने। ओके, नहीं तो अब अपने पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना, अपन क्या कर लेंगे अब इसका। हाँ, नर्मदा की बात करें, उद्गम, उद्गम मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर, छत्तीसगढ़ की सीमा पर, छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, सही बात है। फिर मैं आपको सीधा लेके चलता हूं अंत, गिरती कहां है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। ऊपर वाली कच्छ की खाड़ी होती है ये वाली, और ये वाली खंबात की खाड़ी होती है। ये गिरती कहां है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। सीधी बात पे आ गए हम। इसके लंबाई कितनी है, लंबाई 1312 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर, 13 और 12 ऐसे याद रखना है, 13-12 किलोमीटर लंबाई, 13-12 किलोमीटर है। और याद रखना पूर्व से पश्चिम बहने वाली, पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी, बिल्कुल सही बात है भी।
उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, ये कहाँ बहती है बेटा, ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा। और मैंने पहले भी बताया, जब एक पर्वत ऊंचा हो और इधर भी ऊंचा पर्वत हो तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक माउंटेन। ये तो दोनों ब्लॉक माउंटेन हो जाएंगे और बीच वाली हो जाएगी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, इसी को हम भ्रंश घाटी बहते कहते हैं और यहीं से आपकी नर्मदा बहती है। तो आपको बताना है नर्मदा, विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच, सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से बहती है। हाँ, बिल्कुल भ्रंश घाटी से बहती है, एकदम सही बात है। इसके बीच से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। और यह 27 किलोमीटर लंबा जवार नद मुख या एस्चुएरी बनाती है, एस्चुएरी बनाती है। जवार नद मुख या एस्चुएरी बनाती होता क्या है, जब आपके यहां मिट्टी का जमा हो जाए, ये समुंदर है, ये समुंदर है और कोई नदी इधर से आए, ये नदी आए और ये अपने यहां त्रिभुजाकार आकार का जमाव कर दे तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा। लेकिन कोई नदी आई और उसने रेत को ऐसे जोर से फेंक के मारा, फेंक के जोर से, क्योंकि ढाल तेज है, नदी का वेग भी तेज है और जोर से फेंक के मारेगी तो वो रेत जमेगी नहीं, समुद्र में चली जाएगी। और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एस्चुरी, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। हाँ, ज्वार नदमुख कहेंगे। अब आपको अगली बात पे चलना है, इसके ऊपर एक जलप्रपात है, इसके एक ऊपर एक क्या है, जलप्रपात। आपको पता चलेगा नर्मदा नदी पे, यहां जबलपुर में एक जलप्रपात है। कहां पे है, जबलपुर में। यह नदी जबलपुर के निकट, जबलपुर के निकट धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात, जलप्रपात, प्रपात बनाती है। जलप्रपात होता है बेटा वाटरफॉल, वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है जो 23 मीटर ऊंचा है। आपको यदि ऊंचाई की भी जरूरत है, 23 मीटर ऊंचा है, ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और इसमें क्या होता है, एक बार आप लिख लो, इसमें आपको एक बात और पता होना चाहिए कि यहाँ विंध्याचल पर्वत चुना पत्थर से बना है, तो पानी के अंदर चुना पत्थर होता है और चुना पत्थर का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। और व्हाइट कलर होगा तो आपको पानी कैसा दिखेगा, दूध जैसा, दूध जैसा। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ नर्मदा का जल दूध जैसा दिखता है, दूध जैसा दिखता है। बेटा आपने यदि पीछे से मेरे सारे टॉपिक पढ़े तो मैंने बताया विंध्याचल पर्वत पे चुना पत्थर की दिखता होती है, इसीलिए अधिकांश सीमेंट इकाइयां चुना पत्थर के आसपास पाई जाती है। तो फिर चुना पत्थर होगा पानी में तो वो सफेद बना देगा और ऐसे लगेगा जैसे दूध बह रहा है। हाँ, ओके, चलो लिख लिया कि जल्दी बताओ फिर आगे करूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। ओके परवीन जी, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। चलो आगे, ओके। अब देखिए, ये आपकी नर्मदा नदी आ रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। इसमें जो भी छोटी छोटी सहायक नदी मिलेंगी, ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेंगी। एक सवाल बन जाता है, एक सवाल बन जाता है, वो क्या बन जाता है, ध्यान से सुनना। नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है और ये क्या बनाती है, जालीदार अपवाह तंत्र। आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा, भारत में जालीदार अपवाह तंत्र बनाने वाली नदी कौन सी है। ओके भी, जालीदार अपवाह तंत्र बनाने वाली, अपवाह प्रतिरूप बनाने वाली, अपवाह प्रतिरूप लिखते हैं इसके आगे, अपवाह प्रतिरूप।
प्रतिरूप ड्रेनेज सिस्टम, हाँ, प्रतिरूप बनाने वाली नदी। इसके किनारे गुजरात में अंकलेश्वर कस्बा है, जहां अंकलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ओके, इसके किनारे, इसके किनारे अंकलेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर स्थित है। सब बात समझ में आ गई। अंकलेश्वर महादेव मंदिर से कहाँ है? गुजरात में। ठीक है भाई, और बताओ, एक और बात ये भी हो सकती है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। उसके बाद आपको याद रखना है, एक सरदार सरोवर बांध है इसके ऊपर, सरदार सरोवर बांध। बताओ कहाँ है? जैसे ये नदी है, इसके ऊपर यहाँ सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। इसको बचाने के लिए आंदोलन करने वाली महिला मेघा पाटेकर, कल परसों किसी राजनीतिक व्यक्ति पे, मुझे ये तो ध्यान नहीं है किस पे कमेंट किया था, उसको जुर्माना दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उस पर रोक लगाई है, अभी भी जीवित है। हाँ, मेघा पाटेकर। कहाँ है ये? गुजरात के बड़ौच में स्थित, बड़ौच में स्थित, गुजरात के बड़ौच में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा। एक बात और बताऊंगा, इसकी ऊंचाई बढ़ाने के, ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में, विरोध में मेघा पाटेकर, पाटेकर ने आंदोलन किया, आंदोलन किया। एक्चुअली में सही भी किया था, क्योंकि इसके नीचे पीछे जो था ना वन, वो बहुत बड़ा वन डूब रहा था। हाँ, इंदिरा सागर डैम भी है अभी। कुलदीप, यू आर राइट बेटा, बिल्कुल मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम भी है इसमें। अभी बताऊंगा बेटा। हाँ, आपने थोड़ा सा एडवांस बता दिया। इंदिरा गांधी सागर एमपी के खंडवा में है, या इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा गांधी बांध एमपी, ये एमपी में, ये गुजरात में। हाँ, इतनी बातें लिख ली हो तो बता दो भाई, मैं अगली बात पे चलूं फिर। एक बात, अच्छा ये यही बता देते हैं, इंदिरा गांधी बांध एमपी में, इतना याद रख लेना, बाकी क्या है बस, और कोई जरूरत भी नहीं होती। एक बात और बताता हूं इसमें, नर्मदा के तट पे बड़ोदरा में क्या है बताओ? नर्मदा तट, तट बड़ोदरा, और यहां आपको याद होगा क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी बड़ोदरा, नर्मदा तट पर। जल्दी बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? के बाद ताप्ती, नर्मदा के बाद चल, आपकी सेम सेम,
तुम बताओ। एमपी में ताई की ताई पा ताई पा एमपी में मुल्ताई की पहाड़ी कहाँ गिरेगी? बात पहाड़ी में। खंबात खाड़ी में। बट खंबात की खाड़ी में गिर। ठीक है भाई। तो से एक और एक ताप्ती नदी आती है। रात में एक बांध है, उकाई बांध। उकाई बांध। उकाई बांध बना। उकाई बांध बना है। रात में उकाई बांध। उकाई बांध बना है गुजरात में। ठीक है। बात और दो। हेलो। जी सर। हेलो। एक बार चेक करो बेटा। कोई बात नहीं, नहीं तो राई था। उकाई बांध बना है एक बात। और रात में ताप्ती के किनारे। ताप्ती के किनारे काकरा पारा। काकरा पारा परमाणु ग्रह स्थित। आपकी बात है। और हेलो कह रहे हैं सर। हेलो। हेलो। बता रहे थे